स्किन जो है ना जी वो तरोताज़ा, शादाब, गोरा, एक्ने फ्री, रिंकल फ्री, ऐसी कोई चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं। कुछ लगाए बगैर, कुछ खाए बगैर, कुछ देखे बगैर ठीक हो सकता है। बड़ा जबरदस्त है ये। मजा है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? कैसे होंगे? अब आपने बताना है। कुछ चीजें छोड़ दें। सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक बीमारी नहीं होगी, रंग गोरा होगा, बाल मजबूत होंगे और आप इंटरनली एक्सटर्नली जो है वो फिट हो जाएंगे। चीज़ें बता रहे हैं डॉक्टर साहब, सिर्फ छोड़नी है आपने। सर उम्दा और तरोताज़ा खाएं, अकॉर्डिंग टू कुरान ये बात है, उसके मुताबिक देखिए, ताज़ा पकाएं, ताज़ा खाएं। यंगस्टर जो जो कुछ Gen Z, खा रहे, ये जब नहीं थी तो उस वक्त के बच्चों की सेहत और बच्चों के रंग और बच्चों के कलर, एक खूबसूरत सा जो एप्पल हमें किसी रेडी पे नजर आता है ना, वो बड़ा क्लास का खूबसूरत है, उस तरह के बच्चों के ये रुखसार चिक्स हुआ करते थे। फसलों के लिए कि स्प्रे की जरूरत नहीं आपको रहेगी, आपको यूरिया की जरूरत नहीं सर पड़ेगी। देखें, ना खाद लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको, ना ही आपको कोई स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी, और आपकी फसलें शानदार लहलहाती हुई होंगी। सूरह फातिहा का भी एक मौजज़ा भी बताया था, कोमा का मरीज जो उठ गया था। किसी भी अपने मुसलमान भाई को देखो या किसी भी इंसान को देखो, किसी भी चीज को देखो, तो आप ये दुआ पढ़ लिया तो अल्लाह उसके लिए आसानी फरमा देगा। हीटर पे बात नहीं की, कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करें जैसे आपसे होता है, लेकिन डॉक्टर गीजर के इस्तेमाल पे करें। गर्म पानी से नहाना चाहिए और एक तजर्बा करके चाहिए। आप उसमें टब में गर्म पानी भरें, ज़रा थोड़ा सा तेज़ लेकिन काबिल बर्दाश्त, आधा एक घंटा उसमें टब में लेटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डॉक्टर जमील मेहरवी साहब, मोतबर नाम, और इनकी बड़ी हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमें वक्त देते हैं, बड़े तसलसल से वक्त देते हैं। आपके सवालात भी आते रहते हैं और वो सारे एड्रेस भी होते हैं। तो आज फिर हमने ज़हमत दी है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब वो पूछ रहे हैं लोग, और वो ये पूछ रहे हैं कि कुछ ऐसा बता दें, चाहे वो इंटरनल कुछ हो खाने के लिए, चाहे कुछ एक्सटर्नल हो, जिससे आपकी स्किन जो है ना जी वो तरोताज़ा, शादाब, गोरा, एक्ने फ्री, रिंकल फ्री, ऐसी कोई चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं। लातादाद मुझे मैसेजेस आए हैं। अच्छा, इसका ना आज इसको हम एक और एंगल से हाँ देखते हैं। ठीक है। इसको इस एंगल से देखते हैं कि ये कुछ खाए बगैर ठीक हो सकते हैं, लगाए बगैर भी? कुछ लगाए बगैर, कुछ खाए बगैर, कुछ देखे बगैर ठीक हो सकते हैं। क्या बात है, कैसा इलाज, बड़ा जबरदस्त है ये। मजा है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? ऐसा है ना, हाँ कोई दवाई नहीं ठीक है, इसके लिए, कोई खुराक नहीं हम कोई बताएंगे, नुस्खा कुछ नहीं। नहीं, कोई नुस्खा नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। तो बड़ा बड़ा शानदार है। कैसे होंगे? अब आपने बताना है। ठीक है, कुछ चीजें छोड़ दें। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि सिर्फ स्किन के लिए या बालों के लिए भी है? मैं उसको भी सारा ऐड कर लूं? सारा उसको भी सारा ऐड कर लूं? सारा, ठीक है। आपके ये सर के बाल से लेके पाँव के पाँव नाखून तक? के तलवे तक, नाखून तो ऊपर है, तलवा तलवा नीचे नीचे है, है। अच्छा, तलवे तक, सेहत ही सेहत। सेहत ही सेहत है। ओके, और हमने सिर्फ चंद एक चीजें छोड़नी है। एक तो हम फास्ट फूड छोड़ दें। ठीक है। फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, डब्बों के जूस हैं, डब्बों के दूध हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, और उसके बाद फिर आ जाता है हमारे यहाँ प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड। लेकिन ये मुश्किल है, क्योंकि वो जो उधर बैठा सोच रहा है ना, वो कहता है फिर दुनिया ही चढ़ दी। आपके बारे में ये कहा जाता है, खास करके डॉक्टर साहब, आप कुछ नहीं खाते। नहीं सर, बात ये नहीं है। देखें, ना मेरी कोई नेचुरल फैक्ट्रियाँ हैं तो ना मेरी ये फैक्ट्रियाँ कोई, ना मैं कोई उधर से कोई बना रहा हूँ ना उधर से बना रहा हूँ। मैं एज अ कॉमन मैन एक अदना सा अल्लाह का बड़ा गुनहगार सा बंदा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इंसान चीज़ें बना रहे हैं ना, इसको छोड़ दो। वो जो अल्लाह ने आपके लिए नेचुरल चीज़ें दी हैं, आपको पैदा की हैं ना, उनको इस्तेमाल करो। और एक और चीज़ है कि इंसान को ये भी नहीं चाहिए कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के अंदर कोई ऐसी अमेंडमेंट करे और अपना कोई उसमें गलत रोल प्ले अदा करने की कोशिश करे। जैसे कि हमारे यहाँ खादें बहुत आ गई, जैसे कि हमारे यहाँ स्प्रे बहुत आ गई। स्प्रे के बारे में आपको एक चीज़ दे दूं किसानों के लिए, कि आपकी फसलें लहलहाते हुए सरसब्ज आपके खेत होंगे, लहलहाते होंगे,
आपकी फसल को कीड़ा नहीं लगेगा, आपकी फसल खराब नहीं होगी, ठीक है, और आपकी पैदावार उससे ज्यादा होगी। जी। सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक बीमारी नहीं होगी, रंग हो रहा होगा, बाल मजबूत होंगे और आप इंटरनली एक्सटर्नली जो है वो फिट हो जाएंगे। चीज़ें बता रहे हैं डॉक्टर साहब, सिर्फ छोड़नी है आपने। आपने खाना कुछ नहीं है, लगाना कुछ नहीं है, और छोड़ने में सबसे पहले जो चीज़ बताई है वो ये बताई है कि आपने प्रोसेस फूड, आपने फ्रोज़न फूड, आपने कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये चीज़ें, जंक फूड, ये छोड़ना है डॉक्टर साहब। सर उम्दा और तरोताज़ा खाएं, अकॉर्डिंग टू कुरान ये बात है, उसके मुताबिक देखिए, ताज़ा पकाएं, ताज़ा खाएं, ठीक है। और जो बच जाए ना, वो अपने राइट लेफ्ट, आगे पीछे, दाएं बाएं किसी को देखें, जो ज़रूरतमंद मुस्तहिक है उसको खिला दीजिए। अगले टाइम तक उसको रख कर बासी करके खाना, फिर हम मेकअप भी कराते रहेंगे, फिर आपके कलर किधर से ठीक होंगे। जो बासी करके खाएंगे उन चीज़ों को भी ज़रा देखना है। फ्रिज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे घरों में, ये मैंने इस पर बड़ी दी है बात। अब तो वो बात दुनिया में बहुत सारे और जगहों पे भी, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भी वो बात वेव की है, चल रही है, और वहाँ भी लोगों ने बैठ के ये करना शुरू किया है। कुछ ने इनको साइंटिफिक तरीके से बताना शुरू कर दिया है कि चूँकि जितनी बात हम करेंगे वो ज़ाहिर है वायरल अगर होती है, लोगों को अपील करती है, तो दूसरे लोग जो हैं वो सुनकर उसको ज़रा थोड़ा सा और साइंटिफिक बनाकर और थोड़ा सा टाइम निकालते हैं उस पर, ज़रा पूरा वो बताते हैं कि जिस तरह से। तो बात वही है कि जो अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है वो कुरान के मुताबिक दे दी, या उसवे हसना की शक्ल में प्रैक्टिकली अमल करके दिखा दी, तो इतना ही बहुत है। पानी चुस्कियाँ लेकर पियो। तो अब इस पे गौर तो हमने करना है ना, बिल्कुल सही, कि पानी चुस्की किसकी आएगी, ठंडे की, ताज़ा की, या गर्म की। तो फितरत और नेचर के करीब ज़िंदगी रहकर गुजारने का जो करने का जो तरीका अल्लाह ने दिया ना, अब वो गुजारने वाला छोड़ दें, करने वाले पे आ जाए कि ज़िंदगी करने का तरीका क्या था, उसके मुताबिक ज़िंदगी को स्टार्ट ले लें। तो मुझे ये बताइए कि एक गाड़ी को कच्चे पक्के रोड पे चलाएं और एक को मोटरवे जैसे स्मूथ ड्राइव के ऊपर ज़रा खूबसूरत ट्रैक पे रखें, तो दोनों में से ज़्यादा हलचल और ज़्यादा ना सही बाकी कुछ और भी स्क्रू ढीले किसके होंगे? जो कच्चे पक्के रास्तों पे चल रही है, प्रॉब्लम उसी को है। सो हमें जो वे है ना, अल्लाह हेल्थ सिस्टम, उस पे आ जाना चाहिए। चाय भी छोड़नी, आप ना छोड़ें वैसे। नहीं मैं डॉक्टर साहब बताए ना, आपने चीजें कही तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं ना। बात पता है कि चाय भी उसी में चीजें हैं। अब मैं बहुत सारी चीजें हम बता चुके हैं, चाय प्रोसेस थोड़ी है, प्रोसेस थोड़ी है, नहीं ये देखना है। देखें चाय समा भाई, उसमें चाय के चले मिजाज पे आ जाते हैं। चाय की जो पत्ती है वो गर्मी खुश्की तजाबियत पैदा करती है बॉडी के अंदर। चाय पीते ही खुश्की पैदा होती है जिस्म में। मिसाल के तौर पर जब नींद आ रही हो किसी को तो क्या कहते हैं, चाय बना लें, चाय बनाओ यार, नींद उड़ जाएगी। नींद तभी उड़ती है जब आपके जिस्म में खुश्की पैदा होगी। चाय खुश्की पैदा करती है, नींद उड़ जाती है, फिर क्या करते हैं, चाय पीते हैं। तो जितनी आप जिस्म में गर्मी खुश्की का अंसर बढ़ाते चले जाएंगे ना, उतना ही आपके लिए मसले बढ़ते जाएंगे, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम है, गैसेस आपको आएंगी, पेट आपका बढ़ेगा, पेट आपका फूलेगा, ठीक है, और कई सारी बीमारियां यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर मसले ही मसले हैं। फिर वो कहता है जी मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे छोड़ूं, कि जी मेरे तो सर दर्द हो जाता है। तो जो उसके अंदर निकोटीन है उसका क्या करें, हैबिचुअल कर लेती है, वो किए हुए। उसके बाद फिर वो आदत उसकी पड़ गई हुई है। सिगरेट में और चाय में क्या फर्क है, दोनों की लत है, जिसको लगी हुई है फंसा हुआ है। उस सिगरेट वाला सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा, चाय वाला चाय नहीं छोड़ पा रहा। दोनों में से जो छोड़ता है, सर में दर्द है, वो और सर में दर्द है, इचिंग है, और कई सारे मसले हैं। फिर वो कहता है खुद ही नहीं समझ, मूड स्विंग्स हैं। वो कहता है मैं दीवार ही टकरा मारता फिरता। गाड़ी जो चला रहा होता कहता जी मैंने हूँ सिगरेट दे दो, नहीं तो डबल नजर आ रहे। तो जाहिर है ये इश्यूज हैं, वो उसकी मजबूरी एडिक्ट हो चुका हुआ है। तो आप उसको बाहर निकालने के तरीके देखें, उसको फितरत और नेचर के करीब लेकर आए। तो रंग, कलर, अच्छा आप ये गौर करें, जब ये सारी चीजें नहीं थी जो इस वक्त
हमारे इस वक्त के बच्चे, जो हमारी इस वक्त नस्ल, जो यंगस्टर जो इस वक्त जो कुछ Gen Z, खा रहे, ये जब नहीं थी तो उस वक्त के बच्चों की सेहत और बच्चों के रंग और बच्चों के कलर, जवानों के भी बड़े अच्छे थे, बच्चों के तो वैसे ही बहुत अच्छे थे। एक खूबसूरत सा जो एप्पल हमें किसी रेडी पे नजर आता है ना, वो बड़ा क्लास का खूबसूरत है, उस तरह के बच्चों के ये चीक्स हुआ रुखसार करते थे। चिक्स हुआ करते थे। अब क्यों नहीं है? अब की वजह खुराक ये, वो नहीं है। तो अब हम उसकी जगह पार्लर ने ले ली ना, क्या फिर हम ब्यूटी पार्लर पे जाना शुरू हो गए। फिर एक वक्त आया कि उनको देखते देखते जो मेल के पार्लर्स थे वहां भी फेशियल और इस तरह की नहीं, चीजें, अब तो वहाँ बात बहुत आगे निकल गई, एस्थेटिक्स और वो सारा उस पे आप प्रोसीजर्स और उस पे चले गए। सर बात ये है कि जो मर्जी करते चले जाएं, ये आप इसके ऊपर ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कुछ आना है वो अंदर से आना है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट गट है। सर फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड ना, चेहरा दिल का आईना होता है, तो जो अंदर से है वही आना ना बाहर। वो जो सर्कुलेशन में जो आप खुराक इनटेक कर रहे हैं, जो आप खा चुके हैं, जो आपने इनटेक कर लिया, उसी ने आपके ब्लड में जुज्वे बदन बनना है खुराक का, और उसी ने ईंधन और एनर्जी और सब कुछ प्रोवाइड करना है। ब्लड आपका कितना अच्छा होगा, उसके अंदर पोल्यूशन कितनी है। एक तो वो पोल्यूशन है ना जो हम अर्बन पोल्यूशन है, या वो शहरों में भी है, एक वो है जो हम एक खुराक वो के जो जरिए लेके जा खुराक के जरिए अपनी बॉडी के अंदर वाला जो क्लाइमेट चेंजिंग्स कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, तो उसको देखना है। तो इसलिए ना, इसके लिए ये नहीं है कि हम इसके लिए क्या खाएं, क्या लें, क्या करें, बस ये चीजें छोड़ दें। इसके लिए कि ये छोड़ दें और इसके अलावा जो कुछ है वो लीजिए नेचुरल, तो आप वैसे ही हेल्दी हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही। होना नहीं, आप पहले भी थे, आप पहले भी हेल्दी ही थे, आप एक गलत वे पे चले गए। आपने उन चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा करते करते, टेस्ट करते करते, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी खुराक बन गई, और आप उसको एज अ फूड के तौर पर इनटेक करना शुरू हो गए। तो उसको फूड छोड़िए, उसको कभी कभार टेस्ट तक रखिए। सवाल मेरे ज़हन में बार बार घूम रहा है, और वो सवाल एक हमारे व्यूअर ने किया है, और वो कहते हैं आपने ना उकड़ू बैठ के पानी पीने का तरीकाकार बताया था, वो समझ में तो आया है, लेकिन मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि जिसके अंदर मैं उकड़ू नहीं बैठ सकता, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरे लिए कोई नसीहत कीजिए, मैं क्या करूँ? सर बिठा देंगे, उकड़ो कौन सा मुश्किल है। मैं अपने पेशेंट को भी कहता हूँ, अक्सर मैंने ये बताई ये बात, कमोड पे बैठते हैं ना जो लोग, फर्ज करें कि जो ये ज़मीन पे उकड़ू नहीं बैठ सकता, ये WC पे भी तो नहीं बैठता होगा ना, जाहिर है। ये कमोड पे बैठ के अपनी रफ़ा हाजत करते होंगे। तो जिस साइज का कमोड है, उस साइज की आप जो है ना वो कमरे में अपने या कहीं भी घर में ईंटों की एक चट्टा सा जिसको कहते हैं ना, वो बना लें। अब वो ऐसा होगा कि आपने 2 ईंटें ली, पकड़ी, और 2 ईंटें ऐसे रख ली, ऐसे रखी, ये देखें मेरी तरफ, ऐसे रखी, और अगली 2 ईंटें आपने ऐसे कर ली, फिर अगली 2 ऐसे और अगली 2 ऐसे। जैसे वो मिस्त्री मजदूर काम करते हुए वो कहीं उन्होंने ईंटें जोड़नी हो ना, तो इसी तरह जोड़ते हैं। वो इससे ये होता है कि वो जरा इधर उधर बैलेंस रहता है, हिले भी या बैठा भी होगा, गिरेंगे नहीं। उस तरह का आप उसको ईंटों को जोड़ के, ठीक है, तो वो उसको उस लेवल पर जोड़ लें जिस लेवल तक वो मतलब मैक्सिमम या मिनिमम जो भी उसका लेवल बने, जहां तक वो समझता है कि मैं यहाँ तक इजीली बैठ सकता हूँ, या मुश्किल से यहाँ तक तो मैं झुक सकता हूँ और बैठ सकता हूँ, उस लेवल तक। नहीं तो फिर कोई समझ ना आए तो जो कमोड का लेवल है ना घर में, जिस पे वो कमोड पे बैठते हैं, उस कमोड के लेवल का एक वो ईंटें इस तरह जोड़ के तो उनको वो बना ले, और उसके ऊपर कोई कपड़ा कोई चीज़ डाल के, और आप सुबह उठें तो आप उसी जगह के ऊपर, जैसे आप कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं या वो जैसे कमोड पे बैठता है, ये देखिए इसी तरह से इस पोजीशन में आप ऐसे करके ये बैठ गए। फर्ज करें ये आप बैठे हैं, तो पाँव आपने नीचे दोनों सीधे रखने, और आप इस तरह सीधे होके बैठ जाएं, कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो, और आप एक गिलास पानी लें और उसको वहीं बैठकर आप इसको सिप सिप लेके पी लें, और आप इसको उकड़ू समझें। ओके, ठीक है, नताज वही होंगे। अब आगे क्या करना है सर, हम उकड़ू तक ले जाएंगे ना। ओके, अब क्या करना है कि आपने कोई 10 से 15 दिन के बाद वो जो ईंटें आपने जोड़ी हुई थी, जो टॉप वाली 2 थी
ऊपर वाली, वो 2 उठा के गायब नीचे कर दें, ओके 2 हटा दें वहां से, तो आपका तकरीबन मेरा ख्याल है आई थिंक सो कि 3 इंच का फर्क आ जाएगा। फर्क आ जाएगा। अगले 10-15 दिन के बाद 2 ईंटें और उठा दें, पानी उसी तरह बैठ के पीते रहें। अगले 15 दिन 10 दिन के बाद 2 ईंटें, फिर अगले 10-15 दिन के बाद 2 ईंटें, फिर इस तरह करते करते आप नीचे जाते जा रहे हैं और बैठते भी जा रहे हैं, और ये गर्म पानी और वो वाली पोजीशन आपके जोड़ों के, घुटनों को और इन सारी जगहों पे लचक और वो जो फ्रीज हो चुकी हुई है कुछ रतूबात वगैरह जिसकी वजह से जो खिंचाव आ चुके हुए स्टिफनेस है उसको क्लियर करेगा। एक आपने थोड़ा और सा लचक आती जाएगी और आप प्रैक्टिस भी हो रही है और आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी जा रहे हैं। एक वक्त आएगा जस्ट 2 ईंटें रह जाएंगी, जब आखिरी वाली 2 रह जाएं बात खत्म होगी, तो फिर आप उनको थोड़ा सा ऐसे खड़ा कर लें, अगर मसला हो तो ऐसे की बजाय ऐसे खड़ा कर लें, 1 आध दिन 2-4 दिन उस पर कर लें, और उसके बाद वो 2 भी गिरा दें, तो आप अपने पाँव पे उकड़ों पे भी आगे, गोडे भी तो ठीक कर छड़े ने ऐसे, और कमर के अंदर लचक भी दे दी आ गई है, क्योंकि गर्म पानी बहुत सारी बीमारी, और कॉन्स्टिपेशन तो वो तो शुरू में ही। अब आ जाते हैं वो जो आप बताने लगे थे फसलों के लिए कि स्प्रे की जरूरत नहीं आपको रहेगी, आपको यूरिया की जरूरत नहीं सर पड़ेगी। देखें, ना खाद लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको, ना ही आपको कोई स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी, और आपकी फसलें शानदार लहलहाती हुई होंगी। करना ये है कि आप उसमें कोई डेक या कोई स्पीकर जो है वो खेतों वाले में, कहीं भी खेतों में आपको पता दरख्त होते हैं, आप किसी एक दरख्त के ऊपर जो है ना वो एक स्पीकर लगा दें, जैसे हमारे यहाँ मसाजिद में लगे होते हैं इस तरह के, और वहाँ पे अब तो हर बंदे के पास मोबाइल है, और उस मोबाइल में अगर नेट वहाँ ना भी हो तो आप उसको डाउनलोड कर लें चीज़ों को। आपने सूरह रहमान की तिलावत जो है ना, या कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में ले लें, या अब्दुर्रहमान सुदेश साहब की आवाज़ में जो मक्का के मां, उनकी आवाज़ में बगैर तर्जमे के ले लें सूरह रहमान, और उसको वहाँ पे मैक्सिमम आप कोशिश करें सारा दिन बार बार उसको चलाएं, जहाँ तक उसकी आवाज़ खेतों तक जारी होगी ना, जहाँ तक आवाज़ जारी होगी, वो चाहे खेत आपके हैं, हमसायों के हैं, दूसरों के हैं, जिसके भी हैं, सारों की फसल आपको वो रिजल्ट देगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी तरह से आपने सूरह फातिहा का भी एक मौइज़ा कोई बताया था, कोमा का मरीज जो उठ गया था। हाँ, वो था कि हम शेख ज़ैद हॉस्पिटल में एक पेशेंट था, एडमिट था, और वो शुगर भी थी इसको काफ़ी अरसे से, ब्लड प्रेशर भी था, और उसके बाद उसको स्ट्रोक भी हो गया, फालज का अटैक भी आ गया, किडनी इफेक्ट भी हुई थी, यानी मल्टीपल इश्यूज थे, और सारे के सारे मल्टीपल इश्यूज जो है ना वो कोई बड़े बड़े इस लेवल के थे। मैं और एक डॉक्टर साहब थे मेरे कज़न, वो डॉक्टर अहमद मुख्तार थे, कि डेथ हो गई, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हुए क्लास में उनकी डेथ हुई थी, अल्लाह उनकी रहमत करे उनको। उन्होंने मेरे साथ बड़े प्रोग्राम किए, और ये वाहिद MBBS डॉक्टर प्रोफेसर थे जो दबंग थे और बड़ा खूबसूरत बोलते थे, और जो गलतियां थीं उसमें अपने सिस्टम में उनके, वो एलोपैथी में वो उसको सीधा सीधा बोलते भी रखते भी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे। मेरे साथ कई मॉर्निंग शोज़ के अंदर, मेरे अपने जो मॉर्निंग शोज़ किसी दौर में चला करते थे, उनमें मैं उनको एज ए गेस्ट बुलाता होता था, मैं उनके साथ बैठ के एज ए एंकर काम कर लेता था फ़ौरन, तो वो सीधा सीधा सुनाते थे, बोलते भी थे। उन्होंने तो यहाँ तक जो थ्योरी दी थी, एक दफ़ा उन्होंने एक बात की थी, उसके ऊपर एक उन्होंने जो एक मेडिकल कॉलेज के अंदर उस पर बाकायदा उन्होंने एक पूरा 8 घंटे उन्होंने एक लेक्चर दिया था, और 8 घंटे में उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर अहमद मुख्तार साहब ने ये साबित कर दिया था कि ये जो XX और XY क्रोमोसोम की थ्योरी ये भी गलत है। अच्छा, यानी इस लेवल के वो थे। तो वो और मैं दोनों मिलकर ना हम गए शेख ज़ैद में, वहाँ पे हमारे एक कज़न एडमिट थे, और असगर नाम था उनका, मोहम्मद असगर, और वो कुवैत में होते थे, कुवैत से आए हुए थे, यहाँ एडमिट थे। तो हम उनके लिए गए ना, तो वो इस कंडीशन में लेटे हुए थे कि अब वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे, और मसाइल काफ़ी उनके, यानी डॉक्टर उनको लास्ट स्टेज पे ले जाके, तो जैसे कहते हैं ना कि बस जी अब सिर्फ वो
आखिरी अयाम ही पूरे कर रहे हैं जितने भी हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया मुख्तार साहब को, मैं कहा भाई वो उधर जाना है ज़रा। किसके पास? मैंने कहा असगर भाईजान आए हुए हैं कुवैत से, वो एडमिट है सुना शेख ज़ायद में, तो मुझे उधर फूफो से पता चला है तो चलते हैं। उनके यार तुम मेरी तरफ आ जाना, तो एक साथ चलेंगे। मैं कहा ठीक। मैं लो अपने डिफेंस से निकला, गड़ीशा हो गया, उनको उनके घर से लिया, शेख ज़ायद आ गए। वहाँ गए तो उसके पास बैठे हम, तो वो बिल्कुल ऐसे एक सेमी कोमा में लेटे हुए, कोई पता नहीं, ना पहचान रहे किसी को ना कुछ नहीं। थोड़ी देर बैठे रहे तो जो उनके एक बहन वहाँ पे थी उनके साथ ना, तो हमने उसको कहा कि कितनी बस दुआ करें। तो मैंने देखा कि वो मुख्तार भाई ज़रा पूरी फ़ाइल उन्होंने उनकी वो जो पड़ी थी वहाँ पे वो ली, और ज़ाहिर वो खुद प्रोफेसर डॉक्टर थे, उन्होंने वो सारी फ़ाइल देखना शुरू कर दी। ये वो तो देख रहे थे और कुछ चीज़ें बता भी रहे थे कि हाँ ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये गलती है, ये अच्छा है, ये ठीक है, ये नहीं है, इस तरह की बात हो रही थी। तो मैंने कहा ये फ़ारग बैठे हैं, मैं क्या करूँ। मैंने ना सूरह फातिहा का जो वजीफ़ा था ना, मैंने वो पढ़ना शुरू किया और मैंने साथ साथ उनको दम करना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर बाद मुझे देखा, मुझे कहते हैं क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बताता हूँ, ये है। मैंने कहा आप भी करें, क्या होगा इससे? कुछ नहीं, बैठे हैं तो कोई अच्छा काम करके ही उठते हैं ना, करना क्या? मैं कैसे सूरह फातिहा को पढ़ना है? कैसे? मैंने कहा आपने पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूशी पढ़नी है, और सूरह फातिहा को यूँ पढ़ना है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 3 दफ़ा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन, दुरूद शरीफ। और मैंने कहा इनके जिस्म पे हाथ ऐसे करके फेरते रहें और साथ साथ फूंक मारते रहें। कहते हैं हाँ यार ये तो हो सकता है, ये तो कोई और मुश्किल नहीं। पढ़ते रहे मुसलसल, खुला पढ़ते रहे। मुसलसल खुला पढ़ते रहें। अच्छा, उन्होंने भी शुरू कर दिया, मैंने भी शुरू कर दिया। दिसंबर का शायद आखिरी वीक या जनवरी का कोई फर्स्ट वीक था, यही मौसम। और बाहर धुंध फोग बड़ी टका के आउट क्लास के समझी। तो मुझे कहते हैं धुंध तो पहले जब हम आए थे उस वक्त बड़ी थी, अब ये बैठ गए हैं तो फिर वो मैं कह जाना तो धुंध में ही, अभी जाएं, ठहर के जाएं। तो मैंने कहा हो सकता है और थोड़ी देर ज़रा रात ज़्यादा हुई तो मैं भी शायद वो गिर जाती है तो विजिबल हो जाए ज़रा काम। कहते हैं नैरो नैर जाना है, मैंने तो मसला नहीं, मैंने तो गड़ी शा उतारोगे तो तू जाना ना पुत्र डिफेंस, तेन लग पता जाएगा। मैं कहा कोई नहीं लगता, खैर है। तो हम बैठ कर ना वो करते रहे। वो तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि हमने कोई 1.5 घंटा हमने बैठ के किया, और 1.5 घंटा के जब हुआ ना 1.25 घंटा, तो मुझे, अब मैं भी पढ़ रहा था तो वो पढ़ रहे थे, तो मुझे इशारे से ऐसे कहते हैं, इधर देखें, इशारे से मुझे कहते हैं जाना नहीं। मैं क्या, मैंने उनको इशारा किया पढ़। तो उन्होंने अपना वो सूरह फातिहा मुकम्मल करके उन्होंने फूंक मारी ना, तो दोबारा शुरू करनी थी उन्होंने, तो वो शुरू करने से पहले बीच में कहते हैं एक ही उठा के जाना उन, मतलब वो उनका था। तो मैं क्या इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैं क्या शुड बी कंटिन्यू। तो पढ़ते रहे। तो 1.5 घंटे के बाद सर उन्होंने आंखें भी खोली, ऐसे इधर उधर देखा भी, वाह वाह सुभान अल्लाह। उनको देखा, मुझे देखा, यूं। अब मैं रियल फूफू का बेटा था, वो ज़रा थोड़ा सा मैं फर्स्ट कज़न था, वो सेकंड कज़न थे, इस तरह से थे बरल। तो मुझे कहते हैं स्माइल दी, तो मैंने कहा, मैंने बुलाया, तो वो थोड़ी की देर बाद ना कोशिश की उन्होंने, तो थोड़ी देर बाद बोलना शुरू हो गए। अब उनका ना निचला दर्द जो है ना, नीचे वाला, एक्चुअल वो पैरापेल्जिया भी था, निचला दर्द में फ्लोज भी था। तो कहते हैं यार ये मेरा ना बाजू या ये कोई मैं चीज़ इधर ना फील हो रही है। तो हमने कहा वेरी गुड, इसको लाओ ज़रा, उंगलियां लाओ, ऐसे करो, टांग को लाओ, पाँव को लाओ। तो वो मूवमेंट है ना हल्की हल्की शुरू हुई, और थोड़ी देर में वो करते करते काफ़ी अच्छी हो गई। ऐसे उनके सिस्टर पीछे खड़ी थी, तो उनको ऐसे करके देख के तो उसने कहा जी भाईजान वो चाहिए? माशाल्लाह। कहते नहीं इन्होंने चाय पिलाई। तो मुख्तार साहब आगे से हंस के उसको कहते हैं नहीं पिलाई।
तो कहते हैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ मैं आख्या ना चाह पिला यानी फौरन इतना जबरदस्त इतना response। जबरदस्त अच्छा उसने कहा कि नहीं वो फिर कहता तो कहते चलना तो फिर वो कहती मैं दूध पत्ती वो कहते नहीं खाली दूध मंगा लो ठीक है तो वो जाहिर उन्होंने कहीं हॉस्पिटल के बाहर किसी को भेजा वो कैफेटेरिया तक कोई गया और वो दूध आया अब वो गिलास में दूध था तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तू पिएगा कहना पी लांगे मैनू की होया चल गया ठीक है वो गिलास में डाला एक गिलास उनका जिसमें वो पानी पीते थे वो गिलास में थोड़ा सा इतना सा करके नीचे कोई दूध डाला और फालज वाले हाथ से बढ़ाता मुख्तार साहब ने उनकी बहन कहती है नहीं इधर वाला जो हाथ है ना वो ठीक है ये वाला नहीं है और वो ठीक हो चुका हुआ था और जब उसमें पकड़ाया तो वो ऐसे ऐसे करके उन्होंने ना यूं हाथ उठाया ऐसे पकड़ा और पकड़ने के बाद ना ऐसे ऐसे करते हुए तो वो फिर ऐसे दो एक ट्राइयाँ की फिर हाथ पूरा यहाँ तक आया और फिर ऐसा ऐसा उन्होंने वो सिप करके वो वाला दूध जो था वो पी लिया मैं क्या हाँ जी उन चलिए चले गया हम उठ के उस सारे रास्ते पर यही बात होती रही चूँकि फॉग थी तो हम भी बड़ा स्लो देख के डेड स्लो ट्रैफिक तो कहते यार ये वैसे हुआ क्या ये हुआ क्या मैंने कहा किसी ने मुझे बताया था ये वजीफा और मैंने कहा मेरे पास पेशेंट आया हो ना तो कोई गौर करे अगर मुझे अब इसके बाद हो सकता है जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो गौर करें तो किसी को शायद फील हुआ हो वरना मेरे पास जब पेशेंट आता है ना मैं दो काम ज़रूर करता हूँ एक तो ये मैं इस तरह सा मतलब मैं उसको चेक कर रहा हूँ नब्ज़ देख रहा हूँ ज़ुबान देख रहा हूँ आइज़ कलर डिफरेंट चीज़ें चेक कर रहा हूँ पेट इधर उधर से ऐसे फिज़िकल जो एग्जामिनेशन हो रही होती वो रही तो मैं उतनी देर में ना एक दफ़ा इसको पढ़ के तो मैं पेशेंट को ठीक है हल्का सा ऐसे मुंह खोला अगले को उसको पता भी नहीं चला ऐसे मुंह खोला ऐसे कर दिया वो भी हो गया और क्या पढ़ते हैं और इसके अलावा एक दुआ है वो है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब आप किसी बीमारी नागहानी या आफत मुसीबत परेशानी दुख तकलीफ में किसी भी अपने मुसलमान भाई को देखो या किसी भी इंसान को देखो किसी भी चीज़ को देखो तो आप ये दुआ पढ़ लिया करो तो अल्लाह उसके लिए आसानी फरमा देगा और आपको उसके लिए उस बीमारी उस तकलीफ से उस हादसे से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे तो उस पॉइंट ऑफ से भी मैं ये पढ़ता हूँ दो चीज़ें ना तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से बड़े हैरान हुए कहते यार वैसे हैरानगी है एक बात पे ना वो क्या लगा के ऐसे कहते इसका जो प्रोफेसर है ना वो बेड जहाँ पे होता है ना तो बेड के पास एक पीछे प्लेट लगी होती है या कहीं कोई कागज़ पे लिखा होता है कि इस बेड का जो प्रोफेसर है डॉक्टर कौन सा है ये किसके प्रोफेसर के अंडर मतलब ये ट्रीटमेंट हो रहा है तो कहते हैं ਜਿਹੜਾ प्रोफेसर है ना वो तो मैं किसी दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ MBBS ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਵੇਖ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦਵਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ वैसे अगर वो इधर होता ना अभी तो वो देखता कि फालज वाले हाथ नाल बंदे ने दूध पी लिया गिलास चुप के शीशे वो भी गिलास शीशे का था मतलब प्लास्टिक नहीं था कि हल्का भी नहीं शीशा ज़रा थोड़ा सा गिलास भारी होता है सर बात ये है कि ये कौम जो है ना ये अपने रब की तरफ लौट जाए वैसे भी तो रब की तरफ लौट नहीं तो ज़िंदगी में अभी भी लौट जाए आप यकीन करेंगे कि जब ये रब की तरफ लौटेगी ना वो 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बेपनाह शदीद मोहब्बत करने वाला जो है ना वो शफाएं तो उदे अगे शफा दी ते कोई गल हैगी वो तो मुर्दों को जिंदा करने वाला है तो यहाँ तो हम जिंदा हैं लेकिन
जिस्मानी तौर पे मुख्तलिफ बॉडी के डिफरेंट प्रॉब्लम के वाले से हम मुर्दा हुए पड़े हैं। तो हम सिर्फ उसकी तरफ लौटना जो है ना वो बातों की हद तक है। अल्लाह मियाँ शिफा दे दे, अल्लाह मियाँ फलां फलां को शिफा दे दे, ये तो दुआएं हम सुनते हैं रोज़, हम उन दुआओं में शामिल भी होते हैं। लेकिन बात यह है कि मरीज़ भी दुआ कर रहा है कि अल्लाह मियाँ मुझे शिफा दे दे। तो अल्लाह ने जहाँ रखी है, जिन चीज़ों में रखी है, उनसे हमने मुंह मोड़ा हुआ है और ट्रैक दूसरा लिया हुआ है, तो कैसे हो जाएगी? क्योंकि अल्लाह ने उसमें कुरान में फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि मौसम की मुनासबत से एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। हमने इस पे एसी पे भी बात की, हमने फ्रिज पे भी बात की, हमने ओवन पे भी बात की, हीटर पे बात नहीं की हमने। अच्छा, अंगीठियाँ हुआ करती थी। जी अच्छा, उसमें जो कोयले हुआ करते थे वो कहते थे ये गैस से बनते हैं, इनमें से गैस निकलती है, वो वैसे बड़ी सफोकेशन हुआ करती थी। उसके बाद ये आ गई गैस आपकी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता ऑक्सीजन लेवल कम होती थी, फिर हम एक प्याला रखते थे उसका पानी का, वो प्याला। थोड़ा उससे बेहतर होता था। फिर गैस आ गई, सुई गैस आ गई, उसके अपने वो एक उसके भी सफोकेशन और वो सारा कुछ होता था। अब ब्लोअर भी हैं, और भी तरह की चीजें हैं, इसके भी खिलाफ इलेक्ट्रिक वो कई सारी चीजें जी आ गई हैं आपकी। नहीं, बात ये है कि आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है, आप कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करें जैसे आपसे होता है। लेकिन ये ज़रूर करें कि आप एकदम अगर बाहर से आए हैं तो डायरेक्टली आप उस कमरे में जहाँ पे पहले टेम्परेचर आपने मेंटेन किया हुआ है उसमें जाने से पहले, अगर आप बाहर ठंड से आए तो पहले एक नॉर्मल किसी भी कमरे में नॉर्मल जगह पे आप थोड़ी देर बैठें, फिर उसके बाद उठें तो उसके अंदर जाएं। सही, बिल्कुल सही। और ताकि वो जब आप ठंडा गर्म ना हो। और जब आप उसमें से बैठे हुए हों या उसमें बैठे हो तो फिर एकदम उठ के बाहर किचन की तरफ, कभी फलां, कभी सेन की तरफ, कभी बाहर कुंडी यानी वो वो अचानक दरवाजा, बॉडी टेम्परेचर आपका ना बदले। उसको एकदम चेंज ना करें ना, उसको वो उसी तरह रहने दें, फिर कोई आपके लिए मसला नहीं। बिल्कुल सही। इसी तरह से इसमें जो हमारे यहाँ इस वक्त गाड़ी पे जो अपनी अपनी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, हर एक ने हीटर लगाए हुए हैं इस वक्त गाड़ी में। गाड़ी स्टार्ट करो, 1-8 किलोमीटर के अंदर अंदर वो गाड़ी हीट हो जाती है अंदर से, चूँकि हीटर ऑन होता है तो हम बड़ा इजी अच्छा फील करते हैं। चलाना चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको अपने राइट या लेफ्ट, लेकिन अगर ड्राइवर है ना, मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो आप अपने ड्राइवर साइड का जो शीशा है वो थोड़ा सा इतना खोल दें, जस्ट आप थोड़ा सा डाउन कर छोड़ें ज़रा सा, ताकि बाहर से कोई हवा उसमें थोड़ी थोड़ी शामिल होती रहे। अगर इधर वाला करेंगे या पीछे वाले करेंगे तो फट 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 की आवाज़ें आएंगी अजीब कानों में ना, तो आप फील करेंगे, मतलब आप करके देखेंगे तो आपको होता है ऐसे, होता है, ऐसे देखा होता हुआ है। तो आप अगर अपनी ही ड्राइवर साइड वाला जो शीशा है वो नीचे करेंगे तो आपको नॉइज़ नहीं वो आएगी। इतनी नॉइस नहीं आएगी। और वो थोड़ा सा बीच में रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गाड़ी में हीट कर गए, हीट अच्छी होती है, ठंड ज़्यादा हो, फॉग हो तो आप उसमें, लेकिन जब आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे होते हैं ना तो गाड़ी में जो है ना वो एनवायरनमेंट और तरह का बन जाता है हीट वाला, तो उसमें पता क्या होता है कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि पट्ठों को, बॉडी को सुकून मिल रहा होता है ना, रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो इसलिए कहीं सो ना जाए तो थोड़ा सा उसको भी खुला रखें, और वैसे भी ये वेंटिलेशन होती रहेगी, वेंटिलेशन होती रहे, थोड़ी सी ज़रा एटमॉस्फेयर बीच में चेंज रहे थोड़ा सा, वो अच्छा होता है। और दूसरी बात इसमें एक और के आगे जो स्नो फॉलिंग होती है, बर्फबारी आती है, तो उसमें कई सारे लोग बर्फ़ की तरफ जाते हैं स्नो में और फंस जाते हैं, वहाँ गाड़ियाँ फंस गई, मसला बन गया, कोई ट्रैफिक जैम हो गई। और बाद दफ़ा तो आपको पता है जो कि मरी इंसिडेंट हुआ था जो वो, हुआ, हाँ। 2-2 3-3 दिन मतलब आगे गाड़ी में लोग फंसे रहे ठंड की वजह से। कभी भी आप उसमें उसको स्टार्ट करके उसमें हीटर चला के तो उसमें उसको बंद करके तो वो ना करें, वरना आपके सामने फिर वो जो जिस तरह के मसले होते हैं वो जाता है। डॉक्टर साहब, गीजर के इस्तेमाल पे क्या कहेंगे? गीजर ठीक है, गीजर में कोई इशू नहीं है, पानी गर्म, आपको गर्म पानी से नहाना चाहिए। यस, नहाना गर्म पानी से चाहिए। मैं 12 महीने मैक्सिमम कोशिश होती है मैं गर्म पानी से नहाता हूँ। आज तक तो ये सुना है कि गर्म पानी से नहाना बेहतर नहीं है, बालों के लिए भी बेहतर नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। सर वो तो फिर बाल तो उसके खराब हो रहे हैं जो नहाने के बाद तेल नहीं लगाता, चाहे वो ठंडे से नहाए या गर्म से नहाए, अगर वो तेल ही नहीं लगा रहा, उसको कुछ नहीं कर रहा, तो फिर
बाल खराब होंगे, झड़ेंगे भी। और ऑयलिंग नहीं करते, मसाज नहीं करते, फिर भी झड़ेंगे। इवन दो कि वो आजकल बच्चे आपने देखे बड़ा ऐसे करके स्पाइक्स और वो स्पाइक्स और अजीब पफ बनाते हैं और फिर स्प्रे कर रहे होते हैं। तो सारे केमिकल तो ये छिड़कने, तो प्रॉब्लम तो यहाँ से आनी है, तो उसमें क्या करेंगे? गर्म पानी से नहाना सेहत के लिए कैसे बेहतर है? गर्म पानी से नहाना इसलिए कि गर्म पानी से नहाने से आपके मसाम खुलते हैं, गर्म पानी आपको टकोर देता है, गर्म पानी से आपके जो सारा दिन की फटीग्स हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, बर्डन आपने अपनी बॉडी के ऊपर मसल्स पे रखा, वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा। अच्छा, गर्म पानी से नहाने से आपके बहुत सारे मसाम से चीज़ें जब खुलेंगे तो आउट होंगी बॉडी से, एलिमिनेट होंगी, यूँ कह मिले। बल्कि जिन घरों में टब है ना, बाथरूम में एक टब होता है जिसमें पानी भर के लेटते हैं लोग, अगर बाथरूम में टब है तो आप उस टब में पानी भरें और एक तजर्बा करके देख लीजिएगा। आप उसमें टब में गर्म पानी भरें, ज़रा थोड़ा सा तेज़ लेकिन काबिल बर्दाश्त। तो आप उसमें पहले पाँव रख के साथ खड़े हों, थोड़ा सा हाथ रख के देख लें, फिर पाँव रख के खड़े हो जाएं, थोड़ी देर खड़े रहें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें बैठें। बैठने के बाद आपका निचला जो धड़ है वो आपका ज़रा उसमें डूबेगा, थोड़ा सा हरारत और आ गई, फिर आप थोड़ा सा पानी अपने ऊपर जिस्म पे थोड़ा सा डाल लें या किसी डब्बे से वही पानी उठा के ऊपर डाल लें। तो उसके बाद आपका टेम्परेचर बॉडी का ज़रा अच्छा हो गया, मेंटेन हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस टब में थोड़ा सा लेट जाएं, आधा का घंटा उसमें टब में लेटें। सर जी 2-3 लोग आपको मालशीय मसाज भी कर जाए ना, तो उस तरह का आपको टकोर और हल्कापन जो बॉडी के अंदर आएगा वो नहीं मिलेगा। एक नंबर 2, उससे आपके बॉडी के अंदर से वहाँ से आपका ब्लड यूरिया, आपका क्रेटिनाइन, आपके बॉडी के डिफरेंट टॉक्सिस आपके मसाम के थ्रू वहाँ से बाहर निकलेंगे। पसीना आएगा या नहीं आएगा उस गर्म पानी में? अच्छा, मैं जब लेटता हूँ ना उसमें ऐसे करके, ये मैं लेट गया तो मेरे पानी यहाँ तक होता है, यहाँ तक भी होता है, बल्कि मैं कान में ऐसे उंगलियां दे के यूँ, या वो छोटे से मिलते हैं बर्ड्स मिलते हैं, वो कान के अंदर दे लें तो उसमें पानी नहीं जाता। तो फिर मैं सिर्फ ये इतना का हिस्सा मुँह ऐसे किया तो इतना हिस्सा आपका जो है ना वो सिर्फ पानी से बचता है, बाकी इर्द गिर्द पानी आ गया सारा, और अब बाकी पूरी बॉडी पानी में, और आपको पसीना भी आएगा। आप स्ट्रेस या उसके साथ है ना, फटीग्स के साथ है, वो भी निकल जाएंगी सारी निकलेंगी। और कुछ देर के बाद आप महसूस करेंगे, कोई 15-20 मिनट के बाद, कि आप उस पानी में, पहले तो आप लेटे हुए थे, आपकी कमर टब के साथ टच हो रही थी, और 15-20 मिनट के बाद आप फील करेंगे कि जैसे आप पानी के थोड़ा सा ऊपर को आके हल्का सा तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, और बॉडी आपकी इतनी लाइट वेट हो जाएगी। और जब आप उठकर बाहर निकलेंगे वहां से, तो उठने के बाद जिन कदमों से आप उस में अंदर गए थे और लेटे थे, वापसी पे वो कदम भारी और उस तरह की जाने वाली वापसी पे वो पोजीशन नहीं वो वाली चीजें नहीं होगी। और मैं अपने पेशेंट को, जो किडनी पेशेंट्स हैं, इनको तो मैं अक्सर हम टकोर भी करवाते हैं, और जिनके यहाँ टब हो मैं उनको कहता हूँ तो टब में लेटें, गर्म पानी में लेटें। 40 डिग्री सेल्सियस पे वो रख के ना उसको, उसमें स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं, आपका बहुत शुक्रिया। फीडबैक आएगा तो आपको जो नया टॉपिक है वो भी बताएंगे। डॉक्टर साहब से रब्ता करने के लिए इंटरनेट पे जाएंगे आप, डॉक्टर जमील मेहरवी लिखेंगे, गूगल कर लें, और उसके अलावा आप चैट जीपीटी कर लें, आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। आप अपने मसाइल के लिए, अपनी चीज़ों के लिए रब्ता कर सकते हैं। बहुत से सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो पेशेंट्स हैं वो आप कह लीजिए कि फिजिकल चेकअप के ज़रिए, और बड़ी लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं ऑनलाइन के लिए, तो उस पे डॉक्टर साहब जो है वो उनको देखते हैं मरीज़ों को। और इसके अलावा पूरी दुनिया भर से जो है वो डॉक्टर साहब के मरीज़ हैं, बल्कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अमेरिका से सिर्फ डॉक्टर साहब के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। तो डॉक्टर साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे पास आते हैं और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको बता के जाते हैं। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।